तो आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स फॉर एसएससी एंड ऑल अदर एग्जाम। तो 4 वीडियो में अब तक हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, न्यूटन के जो तीनों नियम थे वो पढ़ लिए थे और हमने एक्सप्लेन कर दिए थे, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे। तो उसके आगे हम शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टडी मटेरियल के नोट चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी और करंट अफेयर मिल जाएगा, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए, वो सबमिट कर दीजिए अपनी रिक्वेस्ट, तो वो भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। और आपका कोई डाउट हो तो हमारे इस फेसबुक पेज पे चले जाइए, इस फेसबुक पे अपना कोई डाउट पोस्ट कीजिए, उसका आपको सोल्यूशन जल्दी जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, इसलिए फेसबुक का आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि जो भी उस पर अपडेट होता रहे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए ये है क्या है, इसके बारे में समझिए, बहुत ही इजी है, डिटेल में हम देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में हम कर पाए। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो है वो नियत रहता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी। अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग जो रहेगा वो बराबर रहता है। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया एक द्रव्यमान है, एक m1, ठीक है। ये किसी वेग v1 से जा रहा है, 2 कण है, ये कह रहा है कणों का समूह, मैंने 2 कण मान लिए, कणों के समूह में 2 कण मान लिए, तो एक ये निकाय हो गया। ये v1 v2 वेग से जा रहा है, ये v1 वेग से जा रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला v2 वेग से जा रहा है। इन दोनों पे कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा। बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा ना। हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियोस में, नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, तब इसके बाद थोड़ी तब अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद के जितने भी चैप्टर है सब एक दूसरे पर आधारित हैं। तो यहाँ पे वेग क्या है, v2 क्या है, नियत है। दोनों का वेग नियत ही है, इसलिए क्योंकि जो त्वरण है वो शून्य है, त्वरण 0 है। क्यों त्वरण 0 है, क्योंकि जो उस पे लगने वाला फोर्स है वो 0 है, एक्सेलरेशन इसलिए 0 है। अब ये कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार कि टक्कर से पहले जो कुल संवेग रहेगा वही टक्कर के बाद संवेग रहता है। और संवेग हमने आपको बताया था, संवेग को p से दर्शाते हैं, तो इसका संवेग p इनिशियल, टकराने से पहले p इनिशियल 1 है इसका। इसको मैंने मान लिया क्या होगा, m1 इंटू v1 होगा, m1 इंटू v1 हो जाएगा। इसका संवेग क्या होगा, p इनिशियल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं संवेग क्या होता है, किसी भी पिंड का संवेग जो होता है उसके द्रव्यमान और जितने वेग उसका उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका संवेग इतना हो गया, इसका संवेग इतना हो गया। ये पूरे निकाय का प्रारंभिक संवेग है अलग अलग। तो टोटल संवेग क्या हो जाएगा, टोटल संवेग इनिशियल में कितना हो जाएगा, ये m1 v1 प्लस m2 इंटू v2 हो जाएगा। जो pti है, ये वाला संवेग है, ये पूरे निकाय का प्रारंभिक संवेग है। इसका मतलब टक्कर होने से पहले का ये संवेग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर बाहरी बल कार्य करेगा तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत फेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं, बाहरी बल की अनुपस्थिति में ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है, यस और नो, यस, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा पूरी बात के पहलू को, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, अब टक्कर होने जा रही है, अब टक्कर हो गई है। अब यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे फाइनल कंडीशन में दोनों की टक्कर हो गई है। अब टक्कर हो गई, ये कहीं इधर चला गया है, टक्कर होने के बाद, ये दोनों के टक्कर होने के बाद ये इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब किधर भी चला गया हमें मालूम नहीं है, वो टक्कर भी डिपेंड करेगा कैसे टक्कर हो रही है। तो ये मैंने मान लिया, इसका वेग कितना हो गया, फाइनल v1 डैश हो गया, इसका वेग कितना हो गया, v2 डैश हो गया। द्रव्यमान मैंने माना m1 इसका है, इसका द्रव्यमान m2 ही रह गया। अब टक्कर होने के बाद फाइनल कितना हो गया,
फाइनल कितना हो गया, इसका संवेग प्लस इसका संवेग Pf1 मान लिया मैंने, इसका संवेग Pf2 मान लिया, इसका Pf1 इसका Pf2, ये कितना हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 इंटू v2 डैश। टक्कर होने से पहले टोटल संवेग ये था, अब टक्कर होने के बाद टोटल संवेग क्या है, ये है। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ पर कोई जो है बाहरी बल तो कार्य किया नहीं है, तो इसलिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो PTI होगा वो PTF के बराबर होगा। इसको टोटल संवेग मान लेते हैं, फाइनल PTF के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक और अंतिम संवेग जो रहेगा कुल टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ये नियत रहेगा। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है जो यही कहता है। अब ये लगेगा कहाँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत, मान लिए एक जमीन है ये, ठीक है, एक गोली है, एक और गोली है, ये दोनों अब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। यहाँ पे कोई भी घर्षण बल नहीं है, कोई भी घर्षण बल नहीं, दोनों नियत चाल से चल रही हैं। अब ये जब टकराएंगी तो टकराने के बाद इनकी दिशा चेंज हो जाएगी और इनकी जो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया v1 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी v1 डैश होगी, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी और इनकी दिशा भी बदल जाएगी। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहाँ लग जाएगा। और आप कहाँ लगा सकते हैं, देखिए ये दीवाल है, ठीक है, दीवाल है, एक कोई गोली है या कुछ भी है टुकड़ा जिसका मास m1 है, ये नियत चाल v1 से आ रहा है, अब इस पे टकराया, ये इस पे टकराया, टकराने के बाद इधर आ गया। अब यहाँ भी आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं कि इसका प्रारंभिक संवेग और इसका अंतिम संवेग दोनों क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। अगर ये टक्कर जो हो रही है पूर्णतः प्रत्यास्थ है, तो आगे बहुत सारे नियम लगेंगे, अगर आगे पढ़ते जाएंगे तब आपको सब पूरा समझ में आता जाएगा। तभी कहा ना सेल वाइज पढ़ेंगे, आगे जितने भी चैप्टर है सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ये पूरी लेक्चर सीरीज देख लीजिए, भले ही क्रैश कोर्स है ये, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा फिजिक्स जो है आपकी रगों में बस जाएगा, बहुत समझ में आ जाएगा आसानी से। इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है आवेग। ठीक, आवेग में देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़ा समय के लिए कार्य करता है, थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं, उस बल का आवेग कहते हैं। मतलब मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ एग्जाम्पल से, किसी को थप्पड़ मारा जाए तो कितनी तेजी से उसको लगता है, आवेग की वजह से लगता है। वहां पे फोर्स तो लग रहा है मगर बहुत ही समय अंतराल के लग रहा है, तो वहां पे एक जो है झटका सा लगता है, इम्पल्स लगता है। तो आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। किसी को अचानक धकेल दिया जाता है तो वो आवेग की घटना है। ठीक है, अब देखिए कोई बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मान लिया कोई बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, अब इसको धकेल रहे हैं धीरे धीरे, मतलब पूरा जोर लगा दिया आपने तो ये धकेल नहीं जा रहा, मगर आप देखेंगे अगर झटके से हम मारते हैं, झटके से, तो ये हिल जाता है। क्यों, तब भी तो हमारा फोर्स वही था, मगर जो हमारा फोर्स था बहुत समय, कम समय में के लिए लगा, तो वहां पे इम्पल्स आ गया, इसलिए जो हमारा फोर्स है वो बहुत कम टाइम के लिए लगा है यहाँ पे, तो उसका गुणनफल जो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हमने जो पढ़ा था सेकंड रूल पढ़ा था न्यूटन का दूसरा नियम, वहां क्या बताया था, जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, मतलब डीपी। डीपी का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन, बहुत छोटा परिवर्तन, अपॉन डीटी, और डीटी क्या है, समय अंतराल, बहुत छोटा समय अंतराल, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, डीपी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। और एफ इंटू डी टी देखिए क्या है, बल और छोटा समय अंतराल ही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो आवेग का मतलब क्या हो गया, एफ इंटू डी टी, या आप आवेग को क्या कह सकते हैं, डीपी। आवेग का मतलब ये भी हो जाएगा कि संवेग में परिवर्तन, आवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन। तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आवेग का मतलब क्या होता है, फोर्स किसी कम समय अंतराल के लग रहा है उनका गुणनफल, या आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। ये पिक्चर में कब आएगा, यहाँ पे भी आएगा। दीवाल है, हमने बताया था ना, वहाँ पे दीवाल है, यहाँ पे ये यहाँ पे टकरा रहा है, टकराने के बाद वापस आ गया, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है कुछ,
इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है और फोर्स और उसमें जो जब तक ये टच कर रहा है इसको, जब तक जितना समय अंतराल, जितना भी माइक्रो सेकंड लगा होगा, तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। इसका मात्रक अगर पूछा जाए, आवेग का मात्रक वही होता है जो संवेग का मात्रक होता है। ठीक है, क्योंकि बल देख सकते हैं, बल न्यूटन, सेकंड हो जाएगा न्यूटन सेकंड। अगर वैसा बोला जाए संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और न्यूटन सेकंड का मतलब भी यही होता है ना, क्योंकि न्यूटन का मतलब क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर सेकंड नीचे सेकंड स्क्वायर कट जाएगा तो यही बचेगा। तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा, आवेग जो है एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक क्या है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा अगर पूछा जाए क्या होगा? इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जिस बल के कारण आवेग उत्पन्न हुआ है ना, उस बल की जो दिशा होगी वही आवेग की दिशा होगी। अब इसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अभिकेंद्र बल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अभिकेंद्र बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? लिख लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, आपने देखा होगा, जब कोई वस्तु जो है ना वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, जब कोई वस्तु होती है वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, तो वहां पे अभिकेंद्र बल पिक्चर में आ जाता है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं है दोस्तों ना, बहुत इंपॉर्टेंट बल है, अगर अभिकेंद्र बल नहीं है तो कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे नहीं घूम पाएगी। जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है, जो चंद्रमा है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये नहीं घूम पाते अगर अभिकेंद्र बल ना होता। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल जो होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो वहां पे उस वस्तु पे, ये वस्तु है मान लिया, ये घूमती जा रही है, यहाँ पर पहुंच गई है, तो उस वस्तु पे केंद्र की ओर, जिस वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है ना, उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। और इस फोर्स की जो दिशा होती है हमेशा बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? क्योंकि ये दिशा जो होती है वो सेंटर की तरफ होती है। क्या होती है? सेंटर की तरफ। दोस्तों देख ही लीजिए आप, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये सीधा जा रही है। अब जड़त्व के कारण ये सीधा ही जाना चाहेगी, जब तक इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए ना। पहले नियम के अनुसार ये सीधा जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। मान लिया कांस्टेंट चाल से जा रही है तो कांस्टेंट वेग से जाती जाएगी, जाती जाएगी, जब तक कोई इस पे क्या करें, कोई भी बाहरी फोर्स ना लगाए। अब इस पॉइंट के थ्रू मैंने इसको खींच लिया थोड़ा सा, तो इसकी दिशा क्या हो गई? ये इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, अब जब ये यहाँ पहुंचा, अब ये इधर जाने की कोशिश कर रहा, फिर मैंने इसको खींच लिया सेंटर की तरफ, फिर इधर जा रहा था, इधर सेंटर की तरफ खींच लिया। अगर मैं एक सेंटर की तरफ एक बल लगाता जाऊं, सेंटर की तरफ हमेशा से सेंटर की तरफ खींचता जाऊं, तो ये क्या होगा? वृत्ताकार मार्ग में घूमना शुरू हो जाएगा। ये क्यों घूम रहा? क्योंकि मैं सेंटर की ओर एक फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक बैल है। ठीक है, ये क्या है? बैल, इसके 4 पैर हैं, बैल है। अरे मान लो बैल है, ठीक है, इसके गले में रस्सी बांधी है हमने, तो इसको ये सीधा ही आ रहा था, सीधा ही आ रहा था। आप एक जगह एक वो बांध दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, खूंटा बांध दीजिए, तो इसके गले से रस्सी को ऐसे बांध दीजिए। अभी इसको बोलिए सीधा जाए, इसको मारिए, इसको कुछ भी कहे धकेलिए, सीधा जाएगा। अगर सीधा जाने की कोशिश करेगा, मगर रस्सी क्या करेगी? तनाव बल सेंटर की तरफ हमेशा खींचेगी ना, तो ये पूरा सेंटर की ओर घूमता जाएगा, सेंटर की ओर घूमता जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे पृथ्वी पे कैसे? अब देखिए, जो पृथ्वी है, अर्थ, अब आगे पढ़ेंगे, और सूरज है, ये द्रव्यमान इनके पास है। और द्रव्यमान हम जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में जिनके पास द्रव्यमान होता है, उनके बीच में, दो द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसको खींच रहा है, ये अपने सेंटर की ओर खींच रहा है, और इस जाने की कोशिश कर रहा है सीधा, मगर सेंटर की ओर खींच रहा है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, गोल गोल क्या कर रहा है? घूम रहा है। वैसे ही चंद्रमा भी है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल, इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल जो है ना, अलग अलग अवस्था में अलग अलग इसका मतलब नाम है। अभिकेंद्र बल को आप सभी जानते हैं। अब जैसे आपने एक धागे में कोई बट्टा बांधा हुआ है, कुछ बांधा हुआ पत्थर, उसको घुमा रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे भी अभिकेंद्र बल लग रहा है, मगर आप उस अभिकेंद्र बल को तनाव बल के नाम से जानते हैं।
अब जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, यहाँ भी अब जानते हैं, अभिकेंद्र बल को जानते हैं। अभिकेंद्र बल यहाँ पे क्या है? अभिकेंद्र बल का जो कार्य है वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो लग रहा है, वो कार्य कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब रोड हाईवे है, ये हाईवे से मुड़ जाते हैं हम, तो यहाँ पे गाड़ी मुड़ जाती है, और गाड़ी मुड़ जाती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कर्व पाथ है, एक वृत्त का पार्ट है ना, ये एक वृत्त का पार्ट है। तो ये यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी अभिकेंद्र बल लगता है। तो अभिकेंद्र बल यहाँ केंद्र की तरफ कौन लगाता है? घर्षण बल लगाता है। घर्षण जब पढ़ेंगे तब बताएंगे घर्षण बल। अगर घर्षण बल ना होता तो ये कभी गोल इधर घूम ही नहीं पाता सड़क पे। अगर दुनिया में घर्षण बल ना हो ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब कहीं हाईवे में आपको मुड़ना है तो मुड़ ही नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। क्यों मुड़ता है? क्योंकि घर्षण बल की वजह से मुड़ता है ना, इधर जाता है घर्षण बल की वजह से मुड़ता है सेंटर की ओर। कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता था, तब जाके ये मुड़ता है। तो अभिकेंद्र बल आप जान गए हैं। अभिकेंद्र बल की वैल्यू आपको बता दे, अगर कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है और जिस वृत्त पे घूम रहा है उसकी त्रिज्या r है, और जो पार्टिकल घूम रहा है उसका द्रव्यमान m है, और जिस स्पीड से घूम रहा है उसकी स्पीड v है, तो उसको अभिकेंद्र बल जो होता है वो होता है mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r होता है। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, इसका डेरिवेशन नहीं आपको याद करना है। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, m क्या है? उस पार्टिकल का द्रव्यमान है, v क्या है? उसका स्पीड है, और r क्या है? जिस भी वृत्ताकार मार्ग पे घूम रहा है उसकी त्रिज्या है। तो f इजिकल टू क्या है? mv²/r। और ये सदिश राशि है, और इसका मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अब दिशा पूछेंगे, दिशा क्या होती है? सिंपल है सबसे, दिशा हमेशा चेंज होती रहती है, और हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहती है, मतलब सेंटर की ओर रहती है। और उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने पढ़ाया आपको, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, किसी सेंटर के अलोंग एक वृत्ताकार मार्ग पे ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब सेंटर की ओर एक बल लग रहा है, जिसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है तो ये सेंटर की ओर जा क्यों नहीं रहा है? और आपने थर्ड नियम में पढ़ा होगा, थर्ड रूल में न्यूटन के, फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है। ये सेंटर की ओर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऑपोजिट उतना ही परिमाण का एक बल कार्य कर रहा है, जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं। क्या बल कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल का जो मान होता है, मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण जो होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र दोनों का परिमाण जो होता है वो इक्वल होता है, मगर दिशा जो होती है वो ऑपोजिट होती है। दिशा क्या होती है? और जो दिशा है वो दोनों की आपस में ऑपोजिट होती है, विपरीत दिशा होती है, ठीक है, विपरीत दिशा में होते हैं। समझ गए ना? चलिए, अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल आपको दोनों समझ में आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ अपकेंद्र बल का। आपने मौत का कुआं देखा होगा, ऐसा होता है मौत का कुआं। जो मोटरसाइकिल है इसकी दीवार के चारों ओर घूमता है, इसकी दीवार के चारों ओर घूमता है ऐसे। अब जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल इस वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो मोटरसाइकिल पर जो ये प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, ये जो दीवार है प्रतिक्रिया बल लगा रही है, ये क्या काम कर रहा है? ये अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है सेंटर की ओर। जो मोटरसाइकिल इस पर बल लगा रहा है वो अपकेंद्र बल है, ठीक है, अपकेंद्र बल है वो। ये अपकेंद्र बल इस तरफ है, अभिकेंद्र बल इस तरफ है। तो आप समझ गए, अभिकेंद्र बल हमेशा सेंटर की ओर लगेगा और अपकेंद्र हमेशा सेंटर से दूर की ओर लगेगा। और हम पैरेलल में वीडियो अपलोड करने वाले हैं, वो भी, जिसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में, अभिकेंद्र बल अपकेंद्र जितना भी चीज पढ़ा गया है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने जितना भी पढ़ा आपका सॉलिड हो जाएगा। तो अगले इस वीडियो में आपको बताऊंगा बल आघूर्ण के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। बहुत ही कम टाइम में आप पूरी फिजिक्स अच्छे से सीख सकते हैं। इसके पैरेलल में मैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के वो भी अपलोड कर देता हूँ। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, देख लीजिएगा उन्हें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।